डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में जर्नी शुरू किए काफी टाइम हो चुका है। स्टैंडर्ड 11 में हमने पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम आगे मूव कर रहे हैं। तो अब तक की जो जर्नी है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए और आगे हम क्या करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट रोड मैप क्या है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसका मतलब हम यही चीजें पढ़ने वाले। अल्टीमेटली ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के स्टेप्स है कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर कलेक्टेड डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्मेट से, और प्रेजेंटेशन के बाद उसको अलग अलग एंगल से एनालाइज करके क्या है अल्टीमेटली डेटा क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन, उसका वैलिड कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब इंटरप्रेट करते हैं इसको। तो यही काम हम करते हैं पूरे स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ने में। तो हम ये जो अलग अलग स्टेप्स है उसी के टूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि कलेक्शन में क्या करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कौन से जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, और उसकी मेथड्स कौन कौन सी है, कौन से सोर्सेस है, ये सब कलेक्शन में आता है, जो कि हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 1, जो कवर करता है ये फर्स्ट स्टेप कलेक्शन को। चैप्टर 2 जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऐसा नाम है लेकिन ये दोनों स्टेप कवर कर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन को। और उसके बाद जो चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब चैप्टर 3 जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अलग अलग एनालिसिस टूल्स आपने पढ़े, जो कि है मीन, मीडियन, मोड। ऐसे ही डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर स्क्यूनेस। तो ये सब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टूल थे। तो यहां तक तो सर पूरा डेफिनेशन खत्म हो गया, अभी आगे तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ बचा ही नहीं। आपने एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के जो टूल्स पढ़े हैं, इसके अलावा भी कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो आपको इससे आगे पढ़ने हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ मैथमेटिकल नॉलेज की कमी की वजह से या लिमिटेशंस की वजह से इसके आगे के कुछ हम समझ के चलो एनालिसिस टूल्स पढ़ने चाहे तो नहीं पढ़ सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ आवर मैथमेटिक्स नॉलेज। तो ये लोग ने क्या किया है, सिलेबस को उस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया है कि इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6, उस चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये तीनों चैप्टर्स जो है वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स के हैं। वो थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड हम ध्यान से समझ लेंगे तो फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी जो है वो इजी हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अब स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स यहां खत्म हो चुके हैं। एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसके बारे में हम 7 चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तभी ज्यादा करेंगे, वो स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड है। लेकिन 6, 8 और 9, टोटल 9 चैप्टर्स में से ये 3 चैप्टर मैथमेटिक्स रिलेटेड है। और ये इसकी वजह से जरूरी है कि कुछ आगे के स्टैटिस्टिकल स्टेप्स हमको पढ़ने हैं या टूल्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा एडिशनल मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। उसके बाद हम वो प्रॉपर्ली पढ़ पाएंगे। उसकी वजह से 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस का बैकग्राउंड यहीं से हो जाता है। 6, 8 और 9 में थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज ले लेंगे। तो इसमें से आज या ये वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के साथ डील करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे 6 के साथ काम करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में देखा जाए तो ये चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। तीनों वर्ड ऐसे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, और ऑब्वियसली पता नहीं हो सकता, मतलब पहली बार हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 3 परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल एक्सपांशन, ये 3 इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। और चैप्टर 6 में हम ये तीनों टॉपिक एक साथ समझने वाले हैं, ऑफ कोर्स वन बाय वन।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तीनों टॉपिक समझने से भी पहले कुछ कॉमन मैथमेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, जिसका मतलब बोल सकते हो कि ये चैप्टर समझने के लिए या ये तीन टॉपिक समझने से पहले भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है, तब हम ये चैप्टर पर आ सकते हैं और वन बाय वन ये तीनों टॉपिक हम समझ सकते हैं। ये तीनों टॉपिक का नाम जो है उसका मतलब क्या है वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले ये सबको समझने से पहले जो बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी है, प्रायर नॉलेज, वो प्रायर नॉलेज हम लेंगे और उसके बाद ये टॉपिक पर हम आएंगे। अब क्या है प्रायर नॉलेज में? प्रायर नॉलेज में दो चीजें हमें समझनी है और फर्स्ट जो है वहां से शुरू करते हैं। दो चीज हम देखेंगे, एक होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। सर क्या है ये दोनों? ये दोनों समझेंगे बाद में हम यहां पर जा सकते हैं। तो पहले लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं कि काउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, हो सकता है कि आपने उसका फॉर्मल स्टडी कभी नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल गारंटी है कि आप यही प्रिंसिपल अप्लाई करके ही काउंटिंग कर रहे हो। अब तक का जो भी आपने काउंटिंग किया है उसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज हुआ है। पॉइंट ये कि इसका फॉर्मल स्टडी है, ये प्रिंसिपल है ऐसा हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम जाने नहीं लेकिन अनजाने में परफेक्टली इसको अप्लाई करते हैं और काम भी इसी हिसाब से करते हैं। हाँ, पॉइंट यही है कि सिर्फ इसको हम फॉर्मली समझे नहीं है कि हाँ ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, अच्छा, और इसके हिसाब से हम काउंटिंग भी कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन हम ऑलरेडी यही प्रिंसिपल अप्लाई करके काउंटिंग करते हैं। देखते हैं क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम दो चीज समझेंगे, दो प्रिंसिपल है। वैसे एक दूसरे पर से ही मतलब वो इंटरकनेक्टेड भी है, लेकिन प्रिंसिपल दो है। एक है मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा है एडिशन, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। चलिए, प्रिंसिपल को समझने से पहले, प्रिंसिपल में दो लाइन में समझा सकता हूं, लेकिन उसे समझने से पहले एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, बाद में हम ये प्रिंसिपल को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन लेके बात करते हैं कि अ पर्सन हैज 4 शर्ट्स, मान लो कि S1, S2, S3 एंड S4, 4 शर्ट है, and 3 pants, P1, P2 and P3। एक बंदे के पास 4 शर्ट और 3 पैंट है। अभी ये कोई भी शर्ट और कोई भी पैंट का वो पैर बना सकता है, ऐसा नहीं कि ये पैंट पर ये शर्ट ही जमेगा, ये नहीं जमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पैंट और कोई भी शर्ट का वो पैर बना सकता है। अब आपको पूछा जाए कि पैंट एंड शर्ट की पेयर कितनी तरीके से, ये स्टॉक है उसके पास, इन्हीं में से 4 शर्ट और 3 पैंट को यूज करके वो कितने तरीके से पैंट शर्ट की पेयर पहन सकता है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन वेयर पैंट एंड शर्ट। तो कैसे काम करते हैं देखो, सिंपल सा ये है कि या तो वो पैंट 1 से देखा जाए तो पैंट 1 के साथ वो शर्ट 1, या फिर शर्ट 2,
या फिर शर्ट 3 या फिर शर्ट 4, मतलब ऐसे 4 तरीके से पैंट 1 और शर्ट 1 की एक पेयर, पैंट 1 और शर्ट 2 की दूसरी पेयर, ऐसे 4 तरीके से पैंट 1 पहन सकता है। ऐसा ही ले लो पैंट 2 की बात करें तो भी वो पैंट 2 भी शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4 के साथ, मतलब इसके लिए भी उसके पास 4 अलग अलग पॉसिबल ऑप्शंस है। और पैंट 3 में भी ऐसे 4 ऑप्शंस बनेंगे, S1 और S2 और S3 और S4। तो देखा जाए तो पैंट एंड शर्ट वो की पेयर टोटल 12 तरीके से, मतलब देयर आर टोटल 12 ways टू वेयर पैंट एंड शर्ट। तो आपको ये क्वेश्चन है कि पर्सन हैज 4 शर्ट एंड 3 पैंट्स, इन हाउ मेनी वेज he can wear pairs of pant and shirt। तो there are different 12 possible pairs possible। कितनी भाई? तो P1 S1 एक पेयर है, P1 S2, P1 S3, P1 S4, ऐसे करके वो 4 पेयर, ऐसा पैंट 2 के लिए 4 और पैंट 3 के लिए 4 ऑप्शन मिला के there are 12 ways out through which he can wear pant and shirt। तो ये एक एग्जांपल था। अभी ये एग्जांपल को प्रिंसिपल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो बाद में देखते हैं। पहले एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि पर्सन हैज 3 स्कूटर्स S1, S2 and S3 and 4 cars C1, C2, C3 and C4। 4 कार है और 3 स्कूटर है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज ही कैन गो आउट, वो बाहर जाएगा तो मतलब ये 4 कार या स्कूटर लेके, किसी भी एक व्हीकल को लेके वो बाहर जाने वाला है। अब ध्यान से देखिए तो कितने तरीके से वो बाहर जाएगा। सपोज वो स्कूटर से बाहर जाना चाहता है, मान लीजिए, ठीक है, तो बाय स्कूटर इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो S1 से जाएगा, या तो S2 से, या तो फिर S3 से, मतलब ये 3 ऑप्शन हुए उसके पास। यदि वो कार से जाना चाहता है तो यहां पर इसके पास 4 ऑप्शन है, या तो वो C1 कार 1 से जाएगा, या कार 2 से, या कार 3 से, या फिर कार 4 से। तो मिला के देखा जाए तो 3 and 4 मतलब 12 टोटल पॉसिबल वेज है। अब ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं उसको मैं कनेक्ट करूंगा और समझाता हूं कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहां पर पैंट एंड शर्ट दोनों पहनने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि या तो वो पैंट पहनेगा या तो शर्ट पहनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैंट भी पहनना है, शर्ट भी पहनना है, पूरी पेयर पहननी है। और यहां पर या तो वो स्कूटर से जाए, ऐसा नहीं कि स्कूटर और कार दोनों से बाहर जाएगा, कोई भी एक, या मतलब यहां C1, C2, C3, C4 और S1, S2, S3, S4 है, जबकि यहां पर P1 एंड S1 या P2 एंड S1, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप ध्यान से समझे तो लैंग्वेज में यहां और साउंड होता है और यहां एंड साउंड होता है, फिर भी कंफ्यूजन रहेगा, उतना सिंपल नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताऊं कैसे काम करते हैं। यहां पर आप 2 एक्टिविटी कर रहे हैं। कौन सी 2 एक्टिविटी? वेयरिंग ऑफ पैंट एंड वेयरिंग ऑफ शर्ट। तो ये एक्टिविटी 1 क्या है भाई? वेयरिंग ऑफ पैंट। और एक्टिविटी 2 क्या है? वेयरिंग ऑफ शर्ट। अच्छा, वेयरिंग ऑफ पैंट एक्टिविटी 1 कितने तरीके से हो सकती है? देयर आर 3 पैंट्स। तो एक्टिविटी 1 करने के हमारे पास 3 वेज है, और एक्टिविटी 2 कंडक्ट करने के लिए हमारे पास 4 वेज है। तो पहले इतना समझते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं। यहां भी 2 एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1
गोइंग आउट बाय स्कूटर, और एक्टिविटी 2 है गोइंग आउट बाय कार। ये 3 वेज है हमारे पास, स्कूटर से जाना हो तो 3 वेज है, और एक्टिविटी 2 करनी है तो 4 वेज है। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो आपका जो टास्क है वो क्या है, टास्क क्या है, टारगेट टास्क। टास्क ये है कि एक्टिविटी 1 भी करनी है, एक्टिविटी 2 भी करनी है। ये केस में पैंट और शर्ट के केस में ऐसा नहीं कि वेयरिंग ऑफ पैंट और वेयरिंग ऑफ शर्ट कोई भी एक एक्टिविटी करो चलेगा, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी 1 भी कंप्लीट करनी है, एक्टिविटी 2 भी, दोनों कंप्लीट करनी है। मतलब टास्क इज एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 एंड 2 इसका मतलब वेयरिंग ऑफ पैंट एंड शर्ट, मतलब उसको पैंट और शर्ट की पैर पहननी है, कोई भी एक नहीं पहना है। या तो वो एक्टिविटी 1 करेगा या तो एक्टिविटी 2 करेगा, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 ऐसा है। ओके, जब एंड है तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल यहां हम याद रखेंगे एंड, और यदि लैंग्वेज में से और निकल के आता है तो एडिशन रूल होगा। जैसे कि यहां गोइंग आउट बाय स्कूटर, गोइंग आउट बाय कार, यहां टास्क क्या है, टास्क है एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों लेके जाना है, स्कूटर भी ले जाना है, कार भी ले जाना है, दोनों लेके बाहर नहीं जाना है। कोई भी एक एक्टिविटी करो, या तो गोइंग आउट बाय स्कूटर या तो गोइंग आउट बाय कार, दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी करनी है। तो टास्क है यहां पर एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। अब मैंने आपको बोला कि जहां एंड हो वहां मल्टीप्लाई करो, और जहां और है वहां एडिशन करो। तो एक्टिविटी 1 कितने तरीके से हम करते हैं, एक्टिविटी 1 इज कंडक्टेड इन 3 वेज। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्टिविटी 4 इज कंडक्टेड, एक्टिविटी 2 इज कंडक्टेड इन 4 वेज। सो टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 3 into 4, मतलब there are total 12 ways to complete the entire task, जो हमने पहले से ही देख लिया है। देखो पैंट 1 के 4 ऑप्शन, पैंट 2 के 4 ऑप्शन, पैंट के 3 ऑप्शन, और हर ऑप्शन के लिए सब 4 ऑप्शन। That means if any activity is conducted by m ways, जैसे wearing of pant, and for each such activity another activity is conducted in n ways, जैसे कि wearing of shirt, then entire task or entire operation is conducted in m into n way। जहां पर लैंग्वेज में एंड साउंड होता है तो m into n way, so 3 into 4 ways, there are 12 ways। दूसरा ऑप्शन ये है कि if any activity is conducted in m ways, जैसे going out by scooter, activity 1, 3 तरीके से करते हैं, और other activity is conducted in n ways, तो any of these activity, मतलब एक्टिविटी 1 और 2 की बात करें तो conducted in m plus n ways, मतलब एक्टिविटी 1 3 तरीके से और के लिए प्लस एक्टिविटी 2 4 तरीके से, मतलब there are total 7 ways to complete entire task। तो यहां हमने m into n किया, जबकि यहां हमने m plus n किया। तो अब मुझे लगता है कि सिंपल सा लॉजिक इतना है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि जब भी वर्ड एंड आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी वर्ड और आएगा तो हम ऐड करेंगे। सर वर्ड कैसे आएगा वो हम सोचेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, और हम लैंग्वेज इंटरप्रेट करेंगे, और लैंग्वेज से सपोज ऐसा साउंड होता है कि ये एंड है, ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी 1 एंड 2 करना है, पैंट एज वेल एज शर्ट दोनों पहनने हैं,
तो पैंट की एक्टिविटी के वेज और शर्ट की एक्टिविटीज के वेज और बीच में एंड है तो 3 into 4, जबकि यहां पर गोइंग आउट बाय स्कूटर और गोइंग आउट बाय कार, यहां और साउंड होता है लैंग्वेज में, तो स्कूटर के ऑप्शंस 3 या 3 वेज एंड कार के ऑप्शन 4 मतलब 4 वेज, तो टोटल 3 + 4 क्योंकि ये और निकल जाता है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतना है। ये पूरा एग्जांपल देखे तो यहां पर भी देखो ना, हमने पैंट 1 एंड शर्ट 1 और पैंट 1 एंड शर्ट 2, तो ये और है तो 1 2 3 4, वैसे ये मल्टीप्लिकेशन रूल में एडिशन रूल को हमने यूज किया ही है, जहां जहां और लिखा है पैंट 1 S1 1 और पैंट 1 S2 2, तो 1 + 1 और में पैंट 1 S3 1 + 1 + 1 1 + 1 मतलब टोटल 4 ऑप्शन, ऐसे 4, मतलब ये ऑप्शन से जाएगा ये 4 पेयर और ये 4 पेयर और ये 4 पेयर, तो यहां 4 4 4 हमने ऐड किए क्योंकि ये इंटरनली और है, ठीक है। तो एक साथ मुझे बोलना है तो 3 into 4 4 4 4 3 टाइम्स, दैट मींस 3 times 4, मैटर वही है। तो याद क्या रखेंगे पूरे डिस्कशन के बाद, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 रूल समझने हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल। सिर्फ हम इतना समझेंगे कि आप जब भी लैंग्वेज में से पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन को रीड करोगे, ठीक है, और रीड करते वक्त आपको ऐसा लैंग्वेज साउंड करे कि यहां पर आपको एंड निकल के आता है, 2 एक्टिविटी जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके बीच में एंड है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। और लैंग्वेज और साउंड करती है और, तो आपको एडिशन करना है, प्लस करना है, बस इतना याद रखिए। और अब ये प्रिंसिपल हमने पूरा समझ लिया है, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। लगता है कि ये बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।